अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी मसरूफियात इजाजत नहीं देती, वरना तुम्हें कंपनी जरूर देता, लेकिन ये देख लोगे तुम्हारे ख्याल से मैंने भी खाना नहीं खाया था। एक ऐसी हस्ती पर रहम खाने के लिए जिसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम इजराइल की पार्लियामेंट की रुकन हो। आम लोगों के बरक्स तुम्हें आमियाना गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। नेस्ट की रुकनियत मेरे जज्बात पर पैर नहीं बिठा सकती। जज्बात तो सबके एक जैसे होते हैं। मौत तो सबको ही आनी होती है, मगर सभी मौत से खौफजदा भी रहते हैं। सजाए मौत का कोई भी मुजरिम ज़हनी एतबार से नॉर्मल नहीं रह सकता, और अगर किसी ऐसे शख्स को सजाए मौत दी जाए जो मुजरिम भी ना हो तो उस पर क्या गुजरेगी। काश मेरे इख्तियार में कुछ होता तो मैं तुम्हें सजाए मौत से बचा लेता। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा और खाने की ट्राली पर नजरें जमा दी जो मुलाजम लगा गया था। आओ खाना खा लो। मैंने कहा तुम नहीं खाओ भाई, हमने बेरुखी से कहा। मुझे भूख नहीं महसूस हो रही। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। तुम्हें दूसरों ने सजा दी है, तुम खुद क्यों अपने आप को सजा दे रही हो। तुम खाओ, जब मुझे भूख होगी तो मैं खुद ही खा लूंगी। ठीक है, मैंने तवील सांस लेकर कहा। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्यों मेरी वजह से खुद पर जुल्म कर रहे हो। मरियम ब्रैंसन ने तलखी से कहा, मैं किसी की वजह से किसी पर जुल्म करने का कायल नहीं हूं। तुम पर क्या जुल्म करूंगा। मुझ पर तरस मत खाओ अली, मुझे किसी की हमदर्दियों की जरूरत नहीं है। मैं तरस नहीं खा रहा हूं मरियम, और ना ही ये हमदर्दी है। मेरा तो आम हालात में भी यही रवैया होता है। तुम पर जज्बातियत तारी है, इसलिए हर बात को उसी रंग में देख रही हो। गौर करो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होती तो तुम्हारा रवैया मेरे साथ क्या होता। मरियम सोच में पड़ गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कुछ देर बाद उसने कहा, सोचने का काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। खाना ठंडा हो रहा है। तुम बहुत जिद्दी हो, वो झुंझला कर बोली। किसी सूरत पीछा नहीं छोड़ते, चलो उठो। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, मेरा हारने का कोई इरादा नहीं। वो पैर पटकती हुई बाथरूम में घुस गई और हाथ धोकर आ गई। तुम इंतहाई खुदगर्ज आदमी हो। तुम्हारे इस बयान से मुझे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है। मैंने उसकी प्लेट में सालन डालते हुए कहा। वो किसियाने अंदाज में हंस दी। ठीक भी बहुत हो। उसने कहा, तुम्हें खाना खिलाने के लिए इसके अलावा और भी बहुत से खिताबात कबूल कर सकता हूँ। मैंने संजीदगी से कहा, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे। वो मुझे गौर से देखते हुए बोली, तुम्हारे ख्यालात की कदर करता हूँ। मैंने कहा, आदमियों के दरमियान नजरियात का फर्क तो होता है, वरना तो सब एक ही जैसे हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे जवाब पर वो कुछ मुरझा सी गई थी, लेकिन वो खाना खाती रही। खाने के बाद मैं मजीद कुछ देर उसके साथ बातें करता रहा और हर तरह से उसकी दिलजोई करता रहा। अगरचे इस तरह उसकी सजाए मौत में कोई कमी ना होती, मगर कम अज कम मैं तो अपने ऊपर कोई बोझ महसूस ना करता। मैं जानता था कि यह दिल का बहलावा करके कभी कभी दिल को बहलाना ही पड़ता है। ना बहलाया जाए तो दिल मचल जाने का खतरा होता है। 2 घंटे बाद मैंने मेकअप रूम पहुंचकर नारमन का रूप धारने की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ देर बाद कर्नल नामान भी वहीं पहुंच गया। वो अपने साथ नारमन की आवाज की केस भी लाया था। उसने केस टेप रिकॉर्डर में लगा दी। ये फैसला तुम्हें करना है कर्नल कि मुझे ये केस सुनने की जरूरत है या नहीं। मैंने नारमन की आवाज की नकल उतारते हुए कहा और कर्नल नामान चौंक पड़ा। ओ खुदा के बंदे, अगर तुम क्या बला हो। उसने इंतहाई हैरान होकर कहा, इतनी जल्दी तुमने उसकी आवाज की इतनी कामयाब नकल कैसे उतार ली। इन्हीं करतूतों की वजह से तो अब तक बचा हुआ हूँ। मैंने हंस कर कहा, वरना कब का काम आ चुका होता। इतनी कामयाबी से किसी की आवाज की नकल उतार लेना नाकाबिले यकीन सी बात लगती है। तुमने नारमन और टारमंडू पर तशद्दुद शुरू करवा दिया। मैंने पूछा। हाँ, उन दोनों पर तशद्दुद शुरू हो चुका है और तुम्हारी हलायत के मुताबिक बमूजिब एंटरों और बैदों से उनकी खालें उतारने की कोशिश की जा रही है। नहायत मुनासिब कोशिश की जा रही है। मैंने सारी लाते हुए मुतमईन अंदाज में कहा, उनकी खुराक पर भी खासी तवज्जो देने की जरूरत है। 3 रोज तक उन पर तशद्दुद जारी रहना चाहिए। इसी दौरान उन्हें कम से कम खुराक दी जाए ताकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी टारमंडू की कुव्वत बहाल होने में चंद रोज लग जाएं। उन 3 दिनों के दौरान मैं नारमन के चेहरे का मास्क तैयार कर लूंगा और इसी दौरान मैं टारमंडू से मजीद कारामद मालूमात हासिल कर लूंगा। कर्नल नोमान ने मेरी नकल उतारी। हाँ, मैं हंस पड़ा। अपना काम निकालने के लिए हम लोगों को इसी किस्म के तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं।
तुम बहुत तेजी से सोचते हो और इसी तेजी से अमल भी करते हो। तुमसे मैंने कम अज कम एक बात तो जरूर सीखी है। वो क्या? मैंने पूछा। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूं कि काम करने के लिए तफरीह की जरूरत होती है। जो लोग तफरीह नहीं करते, काम उन्हें खा जाता है। तुमने मुझसे इसके बिल्कुल बरक्स बात कही और मैंने इसे गलत समझा, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि बात तुम्हारी दुरुस्त है। जो लोग तफरीह करते हैं वो काम को काम समझ के करते हैं, और जो काम को काम समझ के करे वो कभी हकीकी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। हकीकी कामयाबी तो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जो काम को तफरीह समझ कर करते हैं और तफरीह को तज़यीए औकात समझते हैं। चलो, मुझे किसी बात का तो क्रेडिट मिला। मैंने हंस कर कहा, हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि टारमंडो को वशी और बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। जब उसकी आंख खुलेगी तो मैं नार्मन के मेकअप में उसके साथ मौजूद होऊंगा और उसी की तरह पट्टियों में जकड़ा हुआ होगा। इन बातों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये तो इब्तिदा है कर्नल। असल खेल तो हॉस्पिटल से शुरू होगा और उस खेल में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा। कर्नल नुमान ने मुस्कुरा कर कहा, फरार होने का मंसूबा तुम बनाओगे। मंसूबे की बजाय उसे ड्रामा कहना ज्यादा मुनासिब होगा। उस ड्रामे की हदायतकारी के फराइज तो तुम्हें ही सर अंजाम देने होंगे। कमाल है। कर्नल नुमान ने पलकें झपकाई। मैं तो समझ रहा था कि मंसूबा तुम खुद बनाओगे। मंसूबा तो मैं बना लूंगा, मगर उसके लिए मगजमारी करना पड़ेगी। मैं समझ रहा था कि हॉस्पिटल से फरार होने वाली तजवीज पेश करते वक्त तुम्हारे ज़हन में कोई खास मंसूबा होगा। कर्नल नुमान ने हैरान होकर कहा, वो तो मैंने सिर्फ इस ख्याल से कहा था कि यहाँ से फरार होने की बनिस्बतन हॉस्पिटल से फरार होना ज्यादा आसान होगा। न सिर्फ आसान बल्कि मुजाद के सरकर्दा लोगों को भी यह बावर कराने में आसानी होगी कि हमारा फरार मबनी बर हकीकत है। अब तुम क्या कह रहे हो कि वहां से फरार होने का मंसूबा भी मैं ही बनाऊं? दरअसल तुम अपने साथ टारमंडू को भी तो लिए जा रहे हो। तुम्हारी हद तक तो बात दुरुस्त थी, लेकिन जाहिर है जब टारमंडू तुम्हारे साथ होगा तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। मुमकिन है मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए तुम दोनों पकड़ लिए जाओ। यह खदशा भी है कि इससे कबल ही तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। मुल्क से बाहर निकलने तक हम तुम्हारी नजरों में रहेंगे और हमें तुम्हारा ताउन भी हासिल रहेगा। हॉस्पिटल से फरार होने के लिए कोई पेचीदा मंसूबा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोई भी आसान और सादा सा तरीका मुंतखब कर लेंगे। वहां से निकलकर मैं और टारमंडू आर्थर के पास पहुंचेंगे। इस तरह न सिर्फ इराक से निकलने के लिए हमें जाती तौर पर कोई जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आर्थर मोसाद के हेडक्वार्टर को भी सूरत हाल से आगाह कर देगा। वे हमारे इसराइल पहुंचने से कबल ही मोसाद वाले हमारे फरार को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके होंगे और हमें ज्यादा वजाहतें पेश नहीं करनी पड़ेंगी। उसी रोज रात को मेरे कमरे में हाई पोटेंसी ख्वाब दवा की गोलियां पहुंचा दी गईं। ये गोलियां किसके लिए मंगवाई हैं? मरियम ने गोलियां देकर पूछा था। मंगवाई तो अपने लिए है, लेकिन अगर तुम जरूरत महसूस करो तो तुम भी इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने जवाब दिया, क्या तुम ख्वाब और गोलियां इस्तेमाल करने की आदी हो? मरियम ने पूछा। आदी तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैंने कहा, कल रात ठीक से नींद नहीं आई थी, इसलिए आज गोलियां मंगवानी। तुम्हें बेआरामी की वजह से नींद नहीं आई होगी। तुम सोफे पर सोए थे ना? ऐसी कोई बात नहीं मरियम, बाज़ औक़ात ज़हनी उलझनों के बायस भी नींद उड़ जाती है। मेरी बात मानो, अगर मेरे साथ सोना गवारा नहीं है तो मैं सोफे पर सो जाती हूँ। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं अपना फैसला कल ही सुना चुका हूँ। मरियम खामोश होगी, मगर मैं महसूस कर रहा था कि उसकी निगाहें बार बार ख्वाब और गोलियों की तरफ उठ रही थी। मैंने कर्नल नुमान को दिल में दाद दी। उसने वाकई ऐसा तरीका इख्तियार किया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मरियम ने शायद अभी से उन खतूत पर सोचना शुरू कर दिया था जिनकी तरफ कर्नल नुमान ने इशारा किया था। नारमन और टारमंडू पर तशद्दुद होता रहा। इसी दौरान मैं नारमन के चेहरे का मुकम्मल मास्क तैयार कर चुका था। अब सिर्फ आखिरी मराइल तय करने बाकी रह गए थे। उन 3 दिनों के दौरान मेरी ज्यादातर तवज्जो काम की तरफ ही रही थी। कर्नल नुमान से भी मुलाकात कम ही हुई थी। तीसरे रोज शाम को कर्नल ने मुझे इतला दी कि अब टारमंडू को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है और ये कि उसकी हालत खासी तबाह हो चुकी है। हॉस्पिटल पहुंचने तक उसे लाजमन बेहोश रहना चाहिए। मैंने डारमन का मास्क अपने चेहरे पर जमाते हुए कहा, हम उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे। जाहिर है इतने बड़े मामले में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, पहले मुतमईन अंदाज में कहा, अब तुम मुझे ये बताओ कि हमें कौन सी हॉस्पिटल में रखा जाएगा।
एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर तुम दोनों को एक ही कमरे में रखा जाएगा। कर्नल ने कहा, तुम्हारे कमरे के बाहर सादा लिबास में फौजी मुतय्यन होंगे, जिनके पास हथियार तो होंगे मगर पोशीदा होंगे, ताकि हॉस्पिटल में ख्वाह मुख्वाह खौफ एराज न फैले। ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि हम वहां से फरार होकर आर्थर के पास जाएंगे। अब सिर्फ ये तय करना है कि हम कब और किस तरह फरार होंगे। हाँ, ये तय करना तुम्हारा काम है। जिस तरह तुम कहोगे उसी तरह के इंतजामात कर दिए जाएंगे। फिलहाल तो तुम्हें ये करना है कि हमारी बैंडेज वगैरह तब्दील करने के लिए हमें अलग कमरे में ले जाया जाए और अलग-अलग ले जाया जाए, ताकि मैं कोई मंसूबा बनाऊं तो तुम उससे उसकी जुजियात पर गुफ्तगू कर सको। बस रहा इन दिनों ब्लैक आउट की जद में है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगर तुम फरार होने के लिए रात का वक्त मुंतखब कर लो तो तुम्हें अंधेरे की आड़ भी मिल जाएगी। हम जब भी फरार होंगे दिन के वक्त होंगे, इसलिए कि हमें फौरी तौर पर आर्थर तक पहुंचना होगा और मैं उसके घर नहीं जाना चाहता। तमाम मामला तय हो चुके थे, तैयारियां मुकम्मल थी। वहां से रवाना होने से कबल मैं अपने कमरे में आया। मरियम हस्बे मामूल लेटी हुई थी। ज्यादातर वक्त वो लेट कर ही गुजारती थी। मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर वो उठ बैठी। उसके पास जाने से कबल मैंने नारमन का मास्क चेहरे से उतार दिया था। तुम्हारे होते हुए भी मैं ज्यादातर वक्त तन्हाई गुजारती हूँ, मरियम ने आहिस्तगी से कहा। 3-4 दिनों के दौरान उसका वजन मानद पड़ गया था। सदाए मौत के खौफ ने उसे निचोड़ कर रख दिया था। अब ना उसके रुखसारों पर सुर्खी बाकी रही थी और ना ही आंखों में वो पहले की सी चमक रह गई थी। वो बुझी बुझी और उदास नजर आने लगी थी। मेरा वक्त अमानत होता है मरियम, मैंने धीमी आवाज में कहा। मुझे अफसोस है कि ना चाहने के बावजूद भी मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका। उसने गौर से मुझे देखा। तुम्हारी इस बात से अंदाजा होता है कि हमारी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। हाँ मरियम, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। मुझे एक अहम मिशन सौंप दिया गया है, जिसकी तकमील के लिए मैदान अमल में उतरना लाजमी हो गया है। मैं तुमसे इजाजत तलब करने आया हूँ। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। तुमने जिस तरह मेरी दिलजोई की, इस तरह तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता होगा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया मरियम। नजरियाती इख्तलाफ से कते नजर मैंने तुम में अपनी झलक देखी थी। हम दोनों ही अमन के ख्वाह हैं। ये बहुत मजबूत रिश्ता होता है मरियम। हम दोनों की जिंदगी का एक ही मकसद है। तर्ज अमल का फर्क जरूर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम ये बात क्यों नजरअंदाज कर रहे हो कि मैं यहूदी हूँ और तुम यहूदियों के जानी दुश्मन हो? ये ख्याल गलत है कि मैं यहूदियों का जानी दुश्मन हूँ। मैं तो आज़ादी का अलमबरदार हूँ। हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी का मजहब इख्तियार करे। किसी को सिर्फ उसके मजहब की बुनियाद पर ना तो मतहून किया जा सकता है और ना ही उससे दुश्मनी रखी जा सकती है। मैं अगर यहूदियों का दुश्मन हूँ तो सिर्फ इस वजह से हूँ कि उन्होंने फलस्तीनियों की आज़ादी सलम कर ली है। वो बैतुल मुक़द्दस पर कब्जे को अपना हक समझते हैं। पहली जंग यहूदियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस जबर और इस्तबदाद के खिलाफ है जिसे यहूदी बरहक समझते हैं। अगर कोई और ये बातें करता तो शायद मैं यकीन ना करती, लेकिन मैंने तुम्हारा तर्द अमल देखा है। मैं तुम्हारे इन नजरियात को सलाम करती हूँ। मैंने नबी में जारी लाया, ये नजरियात मेरे नहीं है मरियम। मैंने कहा, ये तो इस मजहब की तालीमात है जिसका मैं नाम लेवा हूँ। अगर मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, ताहम कोशिश करता हूँ कि जिस हद तक भी हो अपने मजहब की तालीमात पर अमल कर सकूं। मगर मैंने तो सुना है, मरियम ने हिचकिचाते हुए कहा, कि इस्लाम जबर का कायल है। तुम मुझसे खुलकर गुफ्तगू कर सकती हो, मैंने नरम लहजे में कहा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सामने तस्वीर का सही रुख पेश कर सकूं। यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। क्या यह गलत बात है कि अगर कोई मुसलमान अपना मजहब तब्दील करना चाहे तो उसे मार दिया जाता है? हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक बार दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद अगर कोई उसे छोड़ता है तो उसका कत्ल लाजम हो जाता है, लेकिन अगर वो ताइब हो जाए उसकी जान बख्शी की जा सकती है। लेकिन इस हुक्म का इतलाक गैर मुसलमानों पर नहीं होता। जबर तो उस वक्त किया जाए जब किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। मरियम कुछ कहना ही जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और एक और शख्स दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। आपको कर्नल साहब याद कर रहे हैं, उसने मुझसे मोदबाना अंदाज में कहा। उनसे कहना मुझे कुछ देर लगेगी, अगर वो चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। तुम मेरी वजह से अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? मरियम ने कहा। तुम्हें किसी आम काम से जाना है तो चले क्यों नहीं जाते? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस काम के मुकाबले में बहुत ज्यादा अहम है। मैंने कहा, हाँ तो तुम कुछ कह रही। मैंने ये भी सुना है कि मुसलमानों की 1300 साल तारीख खूनी तारीख है। ये मगरबी मौरखीन की राय है जो सरासर तासुब पर मबनी है। मुसलमानों ने फतवा जरूर की मगर निहत्ते लोगों पर कभी जुल्म नहीं किया। उसके बरक्स जब स्पेन में मुसलमानों की अजीम सल्तनत जवाल पजीर हुई तो ईसाइयों ने निहत्ते मुसलमानों के साथ जो सलूक किया
उससे सब वाकिफ हैं। मुसलमानों को जिंदा तक जला दिया गया, मसाजिद की बेहुरमती की गई, जबकि इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती कि मुसलमानों ने कभी किसी की इबादतगाह की बेहुरमती की हो या किसी को बिल जबर मुसलमान बनाया गया हो। और बैतुल मुकद्दस के बारे में तुम्हारा मदहब क्या कहता है? मरियम ने पूछा। हम उसे किबला अव्वल कहते हैं और हमारे नजदीक वो भी उतना ही मोहतरम है जितना तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे तमाम पैगंबरों को मानते हैं। अगर एक पैगंबर को भी ना माने तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। मर्द और औरत के ताल्लुकात के बारे में इस्लाम का क्या नजरिया है? मर्द को औरत का मुहाफिज बनाया गया है। उसकी इज्जत व आबरू, जान और माल सब की हिफाजत करना मर्द पर लाजिम है। शादी के बगैर दोनों का आपस में जिनसी ताल्लुक कायम करना कतन मना है। मैं उसे देख रहा था कि कर्नल नुमान कमरे में दाखिल हुआ। तुम किस चक्कर में उलझ गया अली? उसने कमरे में दाखिल होते ही कहा। हम रवाना होने के लिए तुम्हारे मुंतजिर हैं। बेटा ख्याल है अभी मजीद ताकीर होगी। मैंने कहा तुम कुछ देर मजीद इंतजार नहीं कर सकते? इंतजार तो खैर सारी रात किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर मिशन मौखर भी किया जा सकता है, मगर ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से तुमने अपना प्रोग्राम तक मुलतवी कर दिया? दरअसल मरियम ने कुछ ऐसी बातें छेड़ दी जिनकी बिना पर मुझे रुकना पड़ा, वरना मैं तो मरियम से अलविदाई मुलाकात करने आया था। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो तुम भी हमारी गुफ्तगू में हिस्सा ले सकती हो। कर्नल नौमान ने मुलाजम को तलब करके उसे जरूरी हदायत दी। उसके बाद वो भी मेरे साथ ही बैठ गया।